नमस्कार दोस्तों, बायजूस आईएएस में आपका स्वागत है। जैसा कि मानचित्र के आधार पर यानी ज्योग्राफी थ्रू मैप के आधार पर एक नया प्रयोग हम लोग कर रहे हैं बायजूस टीम, जिसमें कि आपके 2020 के प्रीलिम परीक्षा के लिए यह काफ़ी लाभदायक सिद्ध हो सकता है। जैसा कि हमने प्रथम भाग में 10 स्थानों की चर्चा की थी, जिसको अंतर्राष्ट्रीय संबंध से हमने जोड़ा था। अब हम आज दूसरे भाग में आते हैं। इसमें भी हम 10 स्थानों की चर्चा करेंगे, जो कि आपके आगामी परीक्षा के लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध हो सकता है। तो आइए बात करते हैं आज के पहले यानी 11वें स्थान की चर्चा करेंगे, खुजेस्तान। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अभी नया तेल क्षेत्र खोजा गया है, ये देख सकते हैं नया तेल क्षेत्र अहवाज। ये क्या है? तो यह भी ईरान में अवस्थित सबसे अधिक यानी ईरान का सबसे अधिक तेल यहीं से अहवाज क्षेत्र से निकलता है। यहां प्रतिदिन 65 बिलियन बैरल तेल निकलता है। और ये जो खुजेस्तान है, यह ईरान के मानचित्र में आप देख सकते हैं दक्षिण पश्चिम प्रांत में अवस्थित है। ईरान की राजधानी तेहरान है, जैसा कि आपको पता होगा। यहां पर आप देख सकते हैं ये कैस्पियन सागर को स्पर्श करता है। कैस्पियन सागर विश्व की सबसे बड़ी झील है और ये खारे पानी की झील है। इसे 5 देश स्पर्श करते हैं, रूस, अजरबैजान, कजाकिस्तान, ईरान, तुर्कमेनिस्तान। तो इसमें से आप देख सकते हैं कि ईरान भी स्पर्श करता है, यानी रूस, अजरबैजान, कजाकिस्तान, ईरान, तुर्कमेनिस्तान। तो ईरान बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। यह दूसरा एक नया तेल क्षेत्र खोजा गया है, जिसका नाम है खुजेस्तान। और ये इधर क्या है? फारस की खाड़ी है। यहां पर आप देख सकते हैं हारमुज जल संधि है। इसका भी बहुत सामरिक महत्व है। और एक सबसे महत्वपूर्ण बात है कि यह तेल क्षेत्र ऐसे समय में खोजा गया है, जो कि वर्तमान समय में अगर बात की जाए तो ईरान के ऊपर बहुत सारे प्रतिबंधों का सामना कर रहा है। जैसा कि 2015 की परमाणु संधि समझौते से हटने के बाद अमेरिकी प्रतिबंधों का ईरान सामना कर रहा है। और यहां सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है कि जो हारमुज जल संधि है, फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी यानी अरब सागर को जोड़ने का कार्य करती है। तो यहां हम सबसे महत्वपूर्ण बात कर रहे हैं खुजेस्तान की। तो यह ईरान के दक्षिण पश्चिम प्रांत में अवस्थित है और इसकी जो क्षमता है 50 बिलियन बैरल पाए जाने की संभावना है यहां पर। यानी यह ईरान का दूसरा सबसे बड़ा तेल क्षेत्र होगा। यह करीब 2400 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है, याद रखेंगे। और ईरान के बारे में जैसा कि आपको पता होना चाहिए कि ईरान विश्व का मतलब कच्चे तेल के भंडार में चौथा तथा प्राकृतिक गैस में दूसरा स्थान यानी दूसरा सबसे बड़ा देश है। और इसका काफी महत्व है, सामरिक दृष्टिकोण से भी, आर्थिक दृष्टिकोण से भी, राजनीतिक दृष्टिकोण से भी। तो यह जो है ईरान वर्तमान समय में आपको पता ही है कि बहुत सारे प्रतिबंधों का सामना कर रहा है। अब बढ़ते हैं दूसरे स्थान की ओर, हारमुज जल संधि। यह क्यों चर्चा में रहा? यह अक्सर चर्चा में रहता है, आप लोग न्यूज में हमेशा देखते ही रहते हैं। आइए पहले इसको मानचित्र में देखते हैं। तो स्ट्रेट ऑफ हारमुज यानी हारमुज जल संधि या इसे हारमुज जल डमरू मध्य कहा जाता है। तो यहां देख सकते हैं फारस की खाड़ी और यह अरेबियन सी या ओमान की खाड़ी, चूंकि अरब सागर भी ओमान की खाड़ी के अंतर्गत ही आता है। तो इस तरह से कह सकते हैं कि फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को यह जोड़ रहा है। और ईरान तथा यहां पर आप देख सकते हैं ये ओमान है, ओमान की राजधानी मस्कट है। तो ईरान और ओमान को अलग करता है। जल संधि का अर्थ तो जानते ही होंगे, जिसे स्ट्रेट कहा जाता है। इसका मतलब क्या होता है? 2 स्थानों को अलग करती है तथा 2 सागरों को जोड़ती है, उसे ही हम जल संधि या स्ट्रेट कहते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं और भी देश हैं फारस की खाड़ी को जो स्पर्श करते हैं। कतर है, इसकी राजधानी दोहा है। बहरीन है, जिसकी राजधानी मनामा है। फिर यहां पर देख सकते हैं कुवैत है, जिसकी राजधानी कुवैत सिटी है। और इराक, जिसकी राजधानी बगदाद है, जो कि टिग्रिस नदी के किनारे बसा हुआ है। और यहां पर ईरान अभी हमने
चर्चा ही की थी पिछले स्थान में। तो यह क्यों चर्चा में है? यह दुनिया का एक प्रमुख तेल का जो है चोक पॉइंट है, ये बहुत महत्वपूर्ण चोक पॉइंट है, जो दुनिया के कुल तेल कारोबार का 30 से 35% कवर करता है। यह जल संधि 21 समुद्री मील, हाँ याद रखेंगे, 21 समुद्री मील चौड़ा है। यहां से आप देख सकते हैं सऊदी अरब भी, ये छूट गया था, ध्यान रखेंगे, सऊदी अरब, कतर, बहरीन, कुवैत, इराक, ईरान, इन सब देशों का, ओमान, यूएई जिसकी राजधानी अबू धाबी है, तो इन सब देशों का जो कच्चे तेल का निर्यात इसी जल संधि के माध्यम से या इसी मार्ग के माध्यम से किया जाता है। तो यह जो हार्मुज जल संधि संकट है, यह क्यों? चूंकि आपको पहले भी मैंने बताया था कि 2015 के परमाणु शांति समझौते, जो संधि समझौता था, उससे ईरान अलग होने के बाद अमेरिका और अन्य यूरोपीय देशों ने इस पर कड़े प्रतिबंध लगाए और यूनाइटेड किंगडम के जहाज को भी ईरान ने रोक दिया था। ये जो यूनाइटेड किंगडम ने भी ईरान के जहाज को भूमध्य सागर में रोक दिया था, तो उसके एवज में यहां पर इस स्टेट ऑफ हार्मुज के पास ईरान ने भी यूनाइटेड किंगडम के जहाज को रोका था। तो इसके तहत अमेरिका यानी यूएस और यूके, इन दोनों देशों ने, यूएस और यूके, इस जल संधि के क्षेत्र में जो व्यापारिक जहाजें, समुद्री जहाजों की सुरक्षा की जिम्मेदारी ले रहे हैं, और ऐसा ईरान एकदम हरगिज नहीं चाहता है। उसके साम्राज्यवादी संप्रभुता पर को सीधे सीधे चुनौती दे रहे हैं यह निर्णय। तो इस वजह से काफी तल्ख है इन देशों के बीच में। तो ये याद रखेंगे, ये भी काफी महत्वपूर्ण है स्ट्रेट ऑफ हार्मुज। तीसरा महत्वपूर्ण यानी 13वां जो स्थान है, बिन्सकेक, ये क्यों महत्वपूर्ण है, क्यों चर्चा में था 2019-20 में? तो यह जो है किर्गिस्तान की राजधानी है और यहीं पर 19वां संघाई सहयोग संगठन यानी जिसे एससीओ कहा जाता है, इसकी बैठक बिन्सकेक में हुई थी। इसलिए चर्चा में है। ये देख सकते हैं, थोड़ा सा मानचित्र पहले देख लिया जाए। किर्गिस्तान जिसकी राजधानी बिन्सकेक है, यह जो है कजाकिस्तान को स्पर्श कर रहा है जिसकी राजधानी अस्ताना है, उज्बेकिस्तान को भी स्पर्श कर रहा है जिसकी राजधानी ताशकंद है, तजाकिस्तान को भी स्पर्श कर रहा है जिसकी राजधानी दुशांबे है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं इधर चीन का भी क्षेत्र दिखाई दे रहा है जिसे बीजिंग इसकी राजधानी है। तो यहाँ पर एससीओ की 19वीं बैठक हुई थी, संघाई कोऑपरेशन, और पूर्व में इसे पिशेप शहर के नाम से जाना जाता था, याद रखिएगा, किसको? बिन्सकेक को। यह किर्गिस्तान की राजधानी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं संघाई सहयोग संगठन का 19वां शिखर सम्मेलन बिन्सकेक, पूर्व में इसे पिशेप शहर के नाम से जाना जाता था, और यह बिन्सकेक क्या है? राजधानी है। अब थोड़ा सा मैं आपको एससीओ के बारे में यहाँ पर जानकारी आवश्यक है। एससीओ की स्थापना 15 जून 2001 में शंघाई में हुई थी। यह यूरेशियन राजनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा संगठन है। इसकी स्थापना चीन, रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान ने की थी। कब की थी? 2001 में। और याद रखेंगे कि 2005 में भारत और पाकिस्तान पर्यवेक्षक के रूप में शामिल हुआ, और 2017 में यह इसका पूर्णकालिक सदस्य बना एससीओ संगठन का। तो यह महत्वपूर्ण हो जाता है। और ये जो 2019 में 19वां शिखर सम्मेलन हुआ था, तो इसमें यह 8 देशों के नेताओं ने बैठक की, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा था आतंकवाद का, और सभी देशों ने कहा कि एक स्वर से आतंकवाद के मुद्दे पर वह सब एक साथ हैं, संगठित रूप में इस आतंकवाद की समस्या से लड़ने के लिए यह सारे देशों ने हामी भरी। तो यह जो है काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। अब बात करते हैं हांगकांग की। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हांगकांग, यहाँ पे इस गोले में चीन का क्षेत्र है, स्वायत्त क्षेत्र के अंतर्गत आता है हांगकांग। तो यह जो है यहाँ पर देख रहे हैं ना, लाल बिंदु में दिखाया जा रहा है हांगकांग को। तो यह चर्चा में क्यों है? तो हांगकांग की मुख्य भूमि
चीन के प्रत्यर्पण की अनुमति देने की चीन की योजना के खिलाफ यहां पर विरोध हो रहे हैं, विरोध संघर्ष। तो यह चीन का एक प्रशासनिक क्षेत्र है। 1997 तक हांगकांग पर ब्रिटेन द्वारा एक उपनिवेश के रूप में शासन किया गया था, यानी यह ब्रिटिश उपनिवेश था, लेकिन फिर चीन को लौटा दिया गया। यहां पर इसे एक देश दो प्रणाली की व्यवस्था के अंतर्गत चीन इस पर काफी हस्तक्षेप रखता है। लेकिन यहां पर ये जो प्रत्यर्पण बिल यानी प्रत्यर्पण संधि जो बिल आया हुआ है, इसके खिलाफ यहां पर युवाओं ने काफी जो है आंदोलन जारी कर दिया, जिसकी वजह से पूरे हांगकांग में आनन फानन मच गया। यह 150 साल तक ब्रिटिश शासन यानी ब्रिटिश उपनिवेश रहा। इस बिल के तहत चीन, ताइवान, मकाओ जैसे स्थान शामिल हैं, याद रखेंगे इसको। और इसका विरोध क्यों किया जा रहा है? क्योंकि वह सीधे कह रहे हैं कि हांगकांग की संप्रभुता को सीधे सीधे चुनौती दी जा रही है। हांगकांग कहता है कि यह अपने निर्णय हांगकांग अब स्वयं लेगा, एक स्वायत्त राष्ट्र है, जैसा कि वह चीन की ज्यादा हस्तक्षेप को स्वीकार नहीं करना चाह रहा है। इस वजह से वहां पर आंदोलन जारी है। और चीन इसलिए कह रहा है क्योंकि घटनाएं लोग करके हांगकांग चले जाते हैं, जिसकी वजह से गिरफ्तारी नहीं हो पाती है। तो इस बिल के आने के बाद कोई भी जैसे कि कोई घटना कर देता है ताइवान में या मकाओ में कर देता है या चीन में, उसके बाद जाके अगर हांगकांग में शरण लेता है तो उससे गिरफ्तार किया जा सकता है। तो इसलिए यह चर्चा में है, इसे याद रखेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं मानचित्र में हांगकांग का, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं हांगकांग एयरपोर्ट दिखाया जा रहा है। हांगकांग का यह पूरा क्षेत्र है, ये पूरा आप देख सकते हैं। तो यह जो है ये भी काफी महत्वपूर्ण है सामरिक दृष्टिकोण से भी। और हांगकांग की अर्थव्यवस्था स्वतंत्र अर्थव्यवस्था में यानी यहाँ की इकॉनमी अर्थव्यवस्था विश्व की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में से एक माना जाता है। पिछले कुछ सालों में चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के खिलाफ यहाँ के लोगों ने कई बार आंदोलन किए, जिनमें सबसे प्रमुख है 2003 में राष्ट्रीय सुरक्षा कानून, 2014 में अम्ब्रेला रिवॉल्यूशन, 2015 में किताब विक्रेताओं पर निशाना बनाया। तो इन सब आंदोलन में जो प्रमुख कारक था चीन के कदम की वजह से यहाँ के लोगों ने उसके खिलाफ आंदोलन किए। और वर्तमान में प्रत्यर्पण संधि के खिलाफ आंदोलन यहाँ के लोग कर रहे हैं। ये काफी महत्वपूर्ण है। चीन को अपने पड़ोस को भी ध्यान में रखना होगा। जिस प्रकार वह अपना प्रभुत्व बढ़ा रहा है, उसको जो है अपने पड़ोस को भी देखने की आवश्यकता है। अब बात करते हैं वुहान की। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस समय तो बहुत ज्यादा चर्चा में है। आप लोग जानते ही होंगे कोरोना वायरस वैश्विक महामारी का रूप ले लिया है। और यह शुरू कहां से हुआ था? दिसंबर 2019 में ही, इसीलिए इसको वुहान वायरस के नाम से ही जाना जाता है। आज वुहान शहर पूरी तरह से खंडहर में तब्दील हो गया है। पूरी तरह से वहां की हर वस्तुओं पर प्रतिबंध लगा दिया गया है इस कोरोना जैसी महामारी की वजह से। तो यह चर्चा में रहा है। आप देख सकते हैं वुहान चीन के हुबेई प्रांत यानी हुबेई प्रांत की यह राजधानी है। ये पूरा हुबेई प्रांत है, आप देख सकते हैं। इसकी राजधानी यहाँ पर आप देख सकते हैं शंघाई शहर है। साउथ कोरिया भी इसके नजदीक है। यहाँ पर देख सकते हैं ताइवान है, मकाऊ है, हांगकांग है। हाँ, ये सब आप देख सकते हैं। और यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसे चीन की परिवहन की राजधानी कहा जाता है। और यह दो नदियों के संगम के कटाव या कह सकते हैं दो नदियों के कटाव पर स्थित है। हान और यांगजी नदियों के संगम पर स्थित है। यह 3 बरों का मतलब क्या होता है? नगरीय प्रशासन। नगरीय प्रशासन वुचांग, हांगकोउ और हान्यांग के संगुटीकरण से उत्पन्न यह शहर है। यानी 3 याद रखेंगे, इसीलिए इसको बरो कहा जाता है। नगर प्रशासन यानी वुचांग, हांगकोउ और हान्यांग के संगुटीकरण से उत्पन्न वुहान, यह जो है 9 प्रांतों का, याद रखेंगे 9 प्रांतों का सार्वजनिक मार्ग है ये। इसीलिए परिवहन का महत्वपूर्ण केंद्र है। यही कारण है कि इसे चीन की परिवहन की राजधानी कहा जाता है। तो याद रखेंगे इसको, इसका महत्व
बहुत है, रोजगार, औद्योगिक और वाणिज्यिक शहर, लेकिन वर्तमान में कोरोना की वजह से यह पूरा अस्त व्यस्त हो गया है शहर। अगला महत्वपूर्ण यानी 16वां स्थान है असैनिकीकरण क्षेत्र, यानी इसको डीमिलिटराइज जोन कहा जाता है कोरिया। यहां पर आप देख सकते हैं नॉर्थ ऑफ एमडीएल, साउथ ऑफ एमडीएल, कंट्रोल लाइन अगेंस्ट सिटीजन और 38 डिग्री पैरेलल लाइन, जिसे 38 डिग्री समानांतर रेखा पूछ लेता है किसके किसके बीच है, तो ये ऊपर क्या है उत्तरी कोरिया और यह नीचे है दक्षिणी कोरिया के बीच से गुजरती है। इसकी राजधानी प्योंगयांग है और साउथ कोरिया की राजधानी सियोल है। तो डीएमजेड और एमडीएल, यानी डीएमजेड का मतलब होता है डीमिलिटराइज्ड जोन और एमडीएल का मतलब है मिलिट्री डेमार्केशन लाइन, ठीक है, यानी इसको क्या कहेंगे, सैन्य सीमांकन रेखा, एमडीएल। तो याद रखेंगे टोटल लेंथ ऑफ लाइन 248 किलोमीटर, वेस्टर्न बॉर्डर एंड ऑफ इमजिन रिवर, याद रखेंगे इमजिन रिवर, ईस्टर्न बॉर्डर मायोनहो री, कुशोंग गुन और कांगवान-डू, ठीक है, इसके बॉर्डर पर है। और ये देख रहे हैं आप पनमाजुम, इसके अंदर है, ये एक क्षेत्र है, संयुक्त क्षेत्र है, यानी उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया का, जिसे पनमुनजोम गांव कहा जाता है, याद रखेंगे, ये महत्वपूर्ण है। यहां देख सकते हैं कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दोनों कोरिया के बीच यानी उत्तरी कोरिया नेता किम जोंग उन से डीमिलिटराइज जोन में मुलाकात की, इसलिए यह क्षेत्र चर्चा में रहा। थोड़ा सा एक एक करके इसके बारे में हम बताते हैं। डीएमजेड यानी डीमिलिटराइज जोन उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया को विभाजित करने वाला असैन्यकृत क्षेत्र है। इसके दोनों ओर दोनों देश की सेनाएं रहती हैं। यह दोनों देश के बीच बफर जोन के रूप में, याद रखेंगे इसको, बफर जोन के रूप में कार्य करता है। इसे कोरियाई आर्मिस्टिस समझौते के तहत स्थापित किया गया है, ये ध्यान रखेंगे, ये भी महत्वपूर्ण बिंदु है। 1950 से 53 के मध्य कोरियाई युद्ध समाप्त होने के उपरांत उत्तरी कोरिया, चीन और संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशन के बीच समझौते होने के बाद इस डीएमजेड का निर्माण हुआ। देख सकते हैं टोटल लेंथ इसकी 248 किलोमीटर बताया और यह 4 किलोमीटर चौड़ा है। तो इस तरह से यह भी काफी महत्वपूर्ण है, आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से लाभदायक सिद्ध हो सकता है, तो इसे ध्यान रखेंगे। अब बात करते हैं हम लोग अगले स्थान, महत्वपूर्ण स्थान, चागोस द्वीप समूह विवाद, चागोस आइसलैंड डिस्प्यूट। ये भी बहुत ही सामरिक दृष्टिकोण से यह काफी महत्वपूर्ण द्वीप समूह है। यहीं पर डियागो गार्सिया, ये देख रहे हैं यहां पर लिखा भी हुआ यूएस मिलिट्री बेस। तो 1965 में देखिए लिखा हुआ है कि ब्रिटेन शिफ्टेड चागोस फ्रॉम मॉरिशस 3 years बिफोर मॉरिशस गेन्स इंडिपेंडेंस। 1966 में यानी 1966 में ब्रिटेन लीज आइलैंड टू यूएस टू 50 years, डील एक्सटेंडेड अनदर 20 years इन 2016, यानी 2016 में फिर से बढ़ा दी गई यह संधि को। तो यहां पर अमेरिका का मिलिट्री बेस है, सैन्य बेस है, याद रखेंगे। संयुक्त राष्ट्र ने मॉरिशस को चागोस द्वीप वापस करने के लिए यूनाइटेड किंगडम यूके को 6 महीने का समय दिया था और यहां पर अमेरिकी सैन्य अड्डा भी है। यह आप देख सकते हैं, अगर इस वाले मानचित्र में देखा जाए तो ये पूरा क्या है, हिंद महासागर, इंडियन ओशियन। तो हिंद महासागर के मध्य में यह स्थित है। इसमें लगभग 60 द्वीप तथा 7 एटॉल शामिल हैं। एटॉल समझते हैं, प्रवाल भित्ति के प्रकार होते हैं, तो उसमें से एटॉल घोड़े की नाल की तरह होता है। तो यहां पर 7 एटॉल पाए जाते हैं, याद रखिएगा। यह 60 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इसकी जो तटीय सीमा है वह 698 किलोमीटर है। जैसे अपने भारत की तटीय सीमा आप देख सकते हैं, यह 7516.16 किलोमीटर है। उसी तरह से यह चागोस द्वीप समूह की जो तटीय सीमा है 698 किलोमीटर है। तो यहां पर आप देख सकते हैं चागोस द्वीप समूह और मॉरिशस दोनों हिंद महासागर, ये देख रहे हैं महाद्वीप मॉरिशस
यहीं सेशल्स द्वीप है, कोमोरोस द्वीप भी है, ये सब हिंद महासागर में ही अवस्थित हैं। वर्तमान में इसे ब्रिटेन के नियंत्रण में ब्रिटिश इंडियन ओशन टेरिटरी के नाम से भी यह जाना जाता है। चागोस द्वीप समूह भारतीय उपमहाद्वीप यानी भारत से कह सकते हैं 1000 समुद्री मील यानी भारत के दक्षिण में 1000 समुद्री मील दूर अवस्थित है। इसके पश्चिम में आप देख सकते हैं चागोस द्वीप के, ये सोमालिया तट पड़ेगा, इसके पूरब में सुमात्रा, दोनों में लगभग 1500 समुद्री मील की दूरी है। याद रखेंगे 1500 समुद्री मील की दूरी है। थोड़ा सा इसके इतिहास में अगर हम लोग चलते हैं तो यह सबसे पहले 1773 में फ्रांस का उपनिवेश था। फिर 1814 में नेपोलियन युद्ध के उपरांत फ्रांस ने चागोस द्वीप समूह, मॉरिशस, सेशेल्स, इन सब को पेरिस संधि के तहत ब्रिटेन को सौंप दिया। फिर 1965 में मॉरिशस को स्वतंत्रता देने के पहले ब्रिटेन ने चागोस द्वीप समूह में ब्रिटिश इंडियन ओशियन टेरिटरी स्थापित किया था और मॉरिशस से इसको अलग रखा था। तदुपरांत 1966 में ग्रेट ब्रिटेन ने अमेरिका को एक समझौते के तहत अमेरिकी रक्षा उद्देश्यों के लिए इस द्वीप को लीज पर दे दिया 50 साल के, और उसके बदले में ग्रेट ब्रिटेन अमेरिकी परमाणु मिसाइल पोलारिस की खरीद में छूट लिया। तो याद रखेंगे कि इस द्वीप के को मतलब अमेरिका को सौंपने के लिए उन्होंने कौन से समझौते पर, अमेरिकी की परमाणु मिसाइल जो है पोलारिस मिसाइल, उसकी खरीद पर छूट के एवज में उन्होंने उसको चागोस द्वीप समूह, जिसमें डियागो गार्सिया में यूएस का मिलिट्री बेस है, याद रखेंगे। तो कह सकते हैं कि चागोस द्वीप समूह सामरिक दृष्टिकोण से, राजनीतिक दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है, चूंकि यह हिंद महासागर के लगभग केंद्र में अवस्थित है और हिंद महासागर की भू राजनीति में इसका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। यही कारण है कि विश्व के विकसित देश इस पर अपनी नजर रख रहे हैं। हालांकि संयुक्त राष्ट्र ने यूके को 6 महीने का समय दिया है कि मॉरिशस को इस द्वीप समूह को वापस दें। अब आगे देखना है कि क्या होता है। तो यह जो है काफी महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से। अब बात करते हैं हम 17वें स्थान की, बोगेनविले। यहां पर आप देख सकते हैं पापुआ न्यू गिनिया के पूर्व में स्थित है बोगेनविले द्वीप। पापुआ न्यू गिनिया यानी इसको पीएनजी कहेंगे शॉर्ट में, हाँ ध्यान रखेंगे। इसकी राजधानी पोर्ट मार्सिबी है। यहाँ पर इसके नीचे आप देख सकते हैं ऑस्ट्रेलिया का ये केप यार्क प्रायद्वीप है। यहीं पर एक जल संधि है, टॉरेस जल संधि, जो कि पापुआ न्यू गिनिया और केप यार्क प्रायद्वीप को अलग करती है। तो यह बोगनविले जो द्वीप है यह पापुआ न्यू गिनिया प्रांत के अंतर्गत आता है। इस बोगनविले का नाम 18वीं शताब्दी में फ्रांस के एक खोजकर्ता के नाम पर इस द्वीप का नाम बोगनविले पड़ा। और यह बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है, याद रखिएगा। 1975 में ऑस्ट्रेलिया से पापुआ न्यू गिनी आजाद होने से पूर्व ही बोगनविले आजाद था, याद रखेंगे। किंतु पीएनजी यानी पापुआ न्यू गिनिया और ऑस्ट्रेलिया ने इस क्षेत्र को कभी आजाद क्षेत्र नहीं माना और यह अब एक नए देश के रूप में बनने की प्रक्रिया में है। चूंकि यहां पर 2001 के समझौते के उपरांत वर्ष 2019 में यानी पिछले वर्ष जनमत संग्रह कराया गया, जिसमें 98% लोगों ने आजादी यानी आजाद बोगनविले यानी अलग देश के लिए मत दिया। इसमें मात्र 2% लोगों ने पापुआ न्यू गिनी के साथ गए, नहीं तो 98% लोगों ने अलग देश की मांग यानी जनमत संग्रह में अपने मताधिकार का प्रयोग किया। तो ये देख सकते हैं बोगनविले पापुआ न्यू गिनिया से स्वतंत्र होने के लिए मतदान किया। तो यह काफी चर्चा में है। और याद रखिएगा बोगनविले में जो हिंसा हुई इसमें हजारों लोग, 20,000 से अधिक लोग मारे गए। वर्तमान में देखा जाए तो लगभग 2 लाख यहाँ की आबादी है। और यहाँ पर 1980 में जो झगड़े की मुख्य जड़ है वो कहाँ से स्टार्ट हुई, थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूंगा। यहाँ पर 1980 में हिंसा शुरू हुई
क्योंकि यहां पर एक पंगुना, याद रखना, पंगुना द्वीप है जहां की विशालतम तांबे की खान पाई जाती है। यहां विशालतम तांबे का भंडार पाया जाता है। और तो सबसे प्रमुख कारण था यहां पर हिंसा होने का, ये तांबे की खान की वजह से। इस पर जो है इन देश का बहुत ज्यादा हस्तक्षेप पापुआ न्यू गिनिया का था, जो कि वहां के लोगों को एकदम नहीं पसंद था, जिसकी वजह से यहां पर संघर्ष हुए। 20,000 से ज्यादा लोग मारे गए। और अब वर्तमान में यह नए देश के रूप में जाना जाएगा। और यहां पे मतदान हुआ जिसमें 98% लोगों ने बोगनविले को स्वतंत्रता के रूप में मतदान किया। तो याद रखेंगे, ये भी काफी महत्वपूर्ण है। और यहाँ ये देख सकते हैं कि पापुआ न्यू गिनिया के पूर्व में स्थित है ये बुका टाउन इसकी राजधानी होगी, ध्यान रखेंगे। अब बढ़ते हैं हम 19वें स्थान की ओर, बाशान चार द्वीप। कहीं कहीं यह भाषण चार द्वीप भी लिखा रहता है, याद रखेंगे। तो यहां पर देख सकते हैं कि यह क्षेत्र इसलिए चर्चा में है कि रोहिंग्या शरणार्थियों के लिए पुनर्वास शिविर बनाने की बात की जा रही। यह एक निर्जन द्वीप है जो कि मेघना नदी के मुहाने पर स्थित है, भाषण चार द्वीप। हालांकि संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन ने इस पर आपत्ति दर्ज कराई है, क्योंकि यह कहा जा रहा है कि यह जो क्षेत्र है भयानक तूफानों, समुद्री तूफानों के क्षेत्र के अंतर्गत आता है। हर वर्ष मानसून जब आता है तो यहाँ पर बाढ़ आती है, जिससे इन शरणार्थियों के लिए समस्या उत्पन्न हो सकती है। और यह भाषण चार द्वीप जो है 20 वर्ष पहले निर्मित हुआ। तो यहाँ पर जो कि बांग्लादेश में वर्तमान में 10 लाख शरणार्थी, रोहिंग्या शरणार्थी हैं, जो कि कॉक्स बाजार यहाँ पर अवस्थित हैं। इनमें से 1 लाख, याद रखेंगे, 1 लाख शरणार्थियों को भाषण चार आइलैंड यानी द्वीप पर स्थानांतरित यानी उनको स्थापित करने की बात चल रही है। यहाँ पर बांग्लादेश सरकार ने 2300 टका, यानी टका क्या है, वहां की मुद्रा है, तो 2300 करोड़ टका 2300 करोड़ टका में इस द्वीप को बनाया है, जिसमें मस्जिद, पाठशाला, इन सब का निर्माण किया गया है और उन लोगों के रहने के लिए इसको बनाया गया है। बांग्लादेश सरकार ने संयुक्त राष्ट्र को आश्वस्त किया है कि यहाँ के लोगों की सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी है। हालांकि रोहिंग्या मुसलमान यहाँ पर जाने से वो लोग कह रहे हैं कि हम लोग जहाँ हैं वहीं हमें रहने दिया जाए, यहाँ स्थानांतरित नहीं किया जाए। लेकिन बांग्लादेश सरकार की भी मजबूरी है, उसे यहाँ पर स्थानांतरित करने के लिए उन्होंने इतना ज़्यादा निवेश किया है और उसके चारों ओर चार दीवारी का निर्माण किया है, जिससे कि समुद्री तूफानों, बाढ़ से सुरक्षित बनाया गया है। इसे थेंगर, याद रखिएगा, थेंगर चार द्वीप के नाम से भी जाना जाता है। और भाषण चार द्वीप का अर्थ ही है बहता हुआ द्वीप, इसे कह सकते हैं बहता हुआ द्वीप। भाषण चार द्वीप का शाब्दिक अर्थ ही है बहता हुआ द्वीप, इसे तैरता हुआ द्वीप भी कहा जा सकता है। तो यह जो है काफी महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये रोहिंग्या कौन है। तो रोहिंग्या जो है मुस्लिम समुदाय से आते हैं, इनका कोई देश नहीं है, यानी इनके पास किसी भी देश की नागरिकता नहीं है। ये म्यांमार में भी रहते हैं, लेकिन इन्हें बांग्लादेशी प्रवासी कहा जाता है। संयुक्त राष्ट्र इसे दुनिया का सबसे प्रताड़ित जातीय समूह मानता है रोहिंग्या को। रोहिंग्या बांग्लादेश के अलावा, म्यांमार के अलावा थाईलैंड, मलेशिया, चीन, भारत की ओर भी प्रस्थान कर रहे हैं। तो इस तरह से यह काफी महत्वपूर्ण है, ये चर्चा में था। संयुक्त राष्ट्र ने जो है इस द्वीप पर बसाने के लिए जो है चिंता जताई है कि यह कहीं ऐसा ना हो कि भयंकर तूफान, बाढ़ आए और इन सब लोगों की जान खतरे में पड़ जाए। हालांकि बांग्लादेश सरकार ने संयुक्त राष्ट्र को आश्वस्त किया है, तो याद रखेंगे। और यह मेघना नदी के किनारे बसा है। तो ये कॉक्स बाजार है, यही क्षेत्र में सारे पाए जाते हैं रोहिंग्या मुसलमान। अब बढ़ते हैं 20वें स्थान, मामल्लपुरम। बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये क्यों चर्चा में था तो देखते हैं। यहां पर दूसरा अनौपचारिक शिखर सम्मेलन, पहला कहां हुआ था, वुहान, इसकी चर्चा हम पहले भी कर चुके हैं, जो चीन में है, हुबेई प्रांत की राजधानी है। और अब बात करते हैं कि मामल्लापुरम यानी
तमिलनाडु के तटीय शहर है मामल्लपुरम। तो यह जो है भारत और चीन के, भारत के प्रधानमंत्री और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की दूसरी अनौपचारिक वार्ता इसी स्थान पर हुई। तो यह स्थान क्यों चुना गया, इसके पीछे क्या कारण है, तो यह बहुत महत्वपूर्ण है। पहले हम मामल्लपुरम का थोड़ा सा इतिहास में जाएंगे। तो यह जो है, यह तमिलनाडु के प्राचीन शहरों में से एक है। यह चेन्नई, आप देख सकते हैं यहाँ पर चेन्नई है, तो चेन्नई से 60 किलोमीटर की दूरी पर स्थित बंगाल की खाड़ी के तट पर स्थित है। मामल्लपुरम या इसे महाबलीपुरम कहा जाता है, इसका चीन से गहरा संबंध है। इस वजह से यहां पर इस अनौपचारिक शिखर सम्मेलन की बैठक की गई। यानी कहा जाता है कि आज से 1700 वर्ष पूर्व रक्षा संबंध, व्यापार यानी आयात निर्यात यहां से चीन हुआ करता था। पल्लव वंश के शासकों से भी इसका गहरा संबंध था। बोधि धर्म, यह पल्लव शासक यानी पल्लव वंश का राजकुमार थे, जिन्होंने महात्मा बुद्ध के ध्यान योग, याद रखिएगा ध्यान योग, तथा बिना हथियारों के मार्शल आर्ट या युद्ध कला को विकसित किया था। किन्होंने? बुद्ध धर्मा ने। और यह चीन की यात्रा भी किए थे बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए। तो कह सकते हैं कि पल्लव वंश से ही इस शहर का संबंध चीन से था और लगभग 1700 सालों से इसके बीच व्यापार रहा है। तो यह अनौपचारिक शिखर सम्मेलन 11-12 अक्टूबर 2019 को हुआ था। इसके पहले जो है वुहान में हुआ था पहला जो अनौपचारिक शिखर सम्मेलन। अब बात करें कि मामल्लपुरम और महाबलीपुरम दोनों के नाम से इसे जाना जाता है। तो पहले मामल्लपुरम आया कि महाबलीपुरम, तो थोड़ा सा इसको भी मैं चर्चा कर देता हूं। तो याद रखिएगा प्राचीन नाम मामल्लपुरम ही है, बाद में महाबलीपुरम हुआ। पल्लव वंश के नरसिंह वर्मन, याद रखिएगा नरसिंह वर्मन ने इस क्षेत्र में 630 ईस्वी से 668 ईस्वी तक शासन किया था और इस क्षेत्र का नाम मामल्लपुरम पड़ा था। फिर उसके बाद 14वीं शताब्दी में विजयनगर साम्राज्य आया, यानी विजयनगर का शासन चला और तदुपरांत इसका नाम महाबलीपुरम पड़ा। यहां पर बहुत सारे स्थापत्य कला, मंदिर, वराह मंदिर का निर्माण हुआ और 1984 में इसे विश्व यूनेस्को की विश्व धरोहर में इसे शामिल भी किया गया। तो इस तरह से आपने देखा कि यह काफी महत्वपूर्ण, इस शहर को क्यों चुना गया, क्योंकि चीन से इसके संबंध पुराने रहे हैं। यानी मामल्लपुरम और चीन के बीच यानी तिब्बत सीमा पर चीन ने तिब्बत सीमा की सुरक्षा के लिए पल्लव शासकों के साथ संधि की थी। तो यानी यह प्राचीन काल से ही इससे संबंध रहे हैं। यही कारण है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस शहर को अनौपचारिक शिखर सम्मेलन के लिए इस स्थान को चुना। तो इस तरह से आज हमने 10 स्थानों की चर्चा की, इसको देखिएगा। आशा करता हूं कि यह वीडियो आप लोगों की परीक्षा के लिए लाभदायी सिद्ध होगा। फिर हम लोग अगले भाग में यानी तीसरे भाग में हम लोग फिर नए स्थानों के साथ मिलेंगे। धन्यवाद दोस्तों।